वक्त हो चला है खबर को समझने का। सबसे पहले बात उस तस्वीर की जिसने सियासत में तकरार बढ़ा दी। पहले कार्तिक सिंह, फिर लेसी सिंह, करीब 1.5 दर्जन मंत्रियों से जुटे विवाद और अब तेज प्रताप और तेजस्वी के साथ करीबियों की तस्वीरें। पहले आप पूरी रिपोर्ट देखिए, फिर तस्वीर की एक फ्रेम का विश्लेषण समझिए। मंत्री तेज प्रताप की सरकारी बैठक में बहनोई की मौजूदगी पर बवाल अभी थमा भी नहीं था कि अब एक और नया बवाल शुरू हो चुका है। अब की बार डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के करीबी संजय यादव की तस्वीर सामने आई है। स्वास्थ्य विभाग की आधिकारिक बैठक थी, जिसमें तेजस्वी के ठीक बगल में दाहिनी ओर संजय यादव बैठे हैं। तस्वीरों में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के साथ टेबल टॉक करते 7 लोग दिखाई दे रहे हैं, जिसमें एक उनके सलाहकार संजय यादव भी मौजूद हैं। आपको बता दें कि संजय यादव के पास कोई भी सरकारी पद नहीं है। अब जरा दूसरी तस्वीर पर भी गौर फरमाइए। ये तस्वीर भी बिल्कुल पहले की तरह है, लेकिन ये बैठक अलग विभाग की है, यानी पथ निर्माण विभाग की। इस विभाग का जिम्मा भी तेजस्वी के पास ही है। इस बैठक में भी संजय यादव तेजस्वी के ठीक बगल में नजर आ रहे हैं। बस एक दिन पहले की ही तो बात है, जब लालू के बड़े लाल तेज प्रताप, जो नई सरकार में वन एवं पर्यावरण मंत्री बने हैं, बहनोई के साथ बैठक में नजर आए थे। ऐसा एक दिन नहीं, लगातार 2 दिन हुआ। दोनों दिन की तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर साफ साफ देख सकते हैं। बैठक में करीबियों के शामिल होने को लेकर सुशील कुमार मोदी ने नीतीश सरकार पर तीखा प्रहार किया है, जिसका जवाब आरजेडी भी अपने तरीके से दे रहा है। की सरकार में के दौरान कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई बहनोई, कोई परिवार का सदस्य, कोई कार्यकर्ता किसी रिव्यू मीटिंग के अंदर बैठ सके। लेकिन अब जमाना बदल गया, अब लालू जी का राज है, इसलिए नीतीश जी आप रोक नहीं पाएंगे। और अगर हिम्मत है तो उन लोगों पर कार्रवाई कीजिए जो आईएएस अधिकारी उस बैठक में मौजूद थे, जिन लोगों ने और उन लोगों को बैठक से बाहर नहीं किया, बल्कि वो बैठक में बैठे रहे। और मुझे मालूम है कि वो ये जवाब देंगे ये लोग कि हम समीक्षा नहीं कर रहे थे, हम लोग गपशप कर रहे थे। इनको नॉर्मल कोर्स समझनी चाहिए कि जब कोई सरकार बनती है, कोई मंत्री जाता है तो उनके साथ समर्थक जाते हैं, उनके चाहने वाले जाते हैं, कई लोग पहुंच जाते हैं। और कोई समीक्षा बैठक तेज प्रताप जी के साथ नहीं थी। जहां तक सवाल है डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव जी का, तो संजय यादव पहले से ही, जब उप मुख्यमंत्री थे तब, जब लीडर अपोजिशन थे तब, उनके ओएसडी के रूप में वो काम कर चुके हैं। और अभी अधिसूचना बाकी है। अब तभी सी हल्की सी बात अगर समझ में नहीं आता है सुशील मोदी जी को, तो बात समझ लेनी चाहिए। ये तो बात की बात है कि किसकी चलनी में कितने छेद हैं, लेकिन यहाँ सवाल ये है कि करीबियों पर क्यों मेहरबान है सरकार। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। अब आप समझिए कि सरकारी बैठक में परिवार या फिर करीबियों के शामिल होने पर सरकार सवाल क्यों उठा रही है। ऑफिशियल मीटिंग में कोई बाहरी व्यक्ति हिस्सा नहीं ले सकता, सभी जानते हैं। मंत्री पद और गोपनीयता से जुड़ा हुआ ये मसला होता है, बैठकें होती हैं, मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। कोई मंत्री पद गोपनीयता का उल्लंघन नहीं कर सकता, और यही वजह है कि सरकारी मीटिंग में, सरकारी बैठकों में बाहरी व्यक्ति की मनाही होती है। बाहरी व्यक्ति के शामिल होने से गोपनीयता भंग हो सकती है, अंदर की बात बाहर जा सकती है। मंत्री मीटिंग की बातों को सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं, बाहरी व्यक्ति मीटिंग की बातों को बाहर ला सकता है। अमेरिका में मीटिंग के फैसले को सार्वजनिक करना अपराध है। गोल्डमैन सैच के पूर्व निदेशक रजत गुप्ता पर यही आरोप लगा था। रजत गुप्ता को आजीवन कोई पद लेने से बैन कर दिया गया था। रजत गुप्ता पर भारी जुर्माना भी लगाया गया था। तो ये एक उदाहरण था। अब आप समझिए कि जो शैलेश कुमार, जो तेज प्रताप के साथ मीटिंग में मौजूद थे, और संजय यादव, जो तेजस्वी के साथ बैठे नजर आए, दरअसल वो कौन है। तो एक एक कर हम आपको बता रहे हैं कि शैलेश कुमार कौन है, ये जानिए। ये लालू प्रसाद के दामाद हैं। लालू प्रसाद की बड़ी बेटी मीसा भारती के पति हैं। सक्रिय तौर पर उनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। अब आप संजय यादव को जानिए। संजय यादव हरियाणा के रहने वाले हैं। बतौर राजनीतिक सलाहकार के रूप में तेजस्वी के साथ हैं, कई साल से जुड़े हैं। 2020 विधान
सभा चुनाव में आरजेडी की चुनावी कैंपेन पूरी तरह से संजय यादव के हाथ में थी और कई बार तेज प्रताप ने संजय यादव पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं और लगभग 1 साल पहले तेज प्रताप यादव ने संजय यादव पर यह आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि तेजस्वी के करीबी संजय यादव द्वारा उन्हें जान से मारने की साजिश रची जा रही है। 19 अगस्त 2021 को तेज प्रताप ने ट्वीट कर प्रवासी सलाहकार तक उन्हें कहा था, जिनका नाम संजय यादव है। जिस मीटिंग में करीबियों को लेकर सियासी बवाल है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप है, उस मीटिंग का प्रोटोकॉल क्या होता है, इस पर हमने एक्सपर्ट की राय ली। आप भी समझिए कि सरकारी मीटिंग का प्रोटोकॉल है क्या। सलाहकार का तो ऑफिशियल नाम निकला होगा, अगर नोटिफिकेशन निकला हो। गैर सरकारी, हाँ, गैर सरकारी सरकारी जैसे वो लोग पीए रखते हैं, पीएस, तो वो नोटिफिकेशन मंत्रिमंडल सचिवालय से निकलता है। तो मंत्रिमंडल सचिवालय से यदि किसी भी व्यक्ति का मिनिस्टर के साथ किसी भी हैसियत से यदि आदेश निर्गत हो गया होता है तो सरकारी ही व्यक्ति को मान लिया जाता है। तो वह निश्चित तौर से उनके स्टाफ का पार्ट है और स्टाफ तो नोट करता है, महत्वपूर्ण चीज़ें जो हैं सो मिनिस्टर को स्मरण शक्ति में लाता है, वो तो बैठ सकता है। किसी भी सरकारी बैठक में जिसमें विभागीय अधिकारियों के साथ कोई रिव्यू मीटिंग हो रहा हो, उसमें माननीय मंत्री की मौजूदगी में कोई बाहरी व्यक्ति का रहना उचित है। ऐसा होता है कि बहुत सारे लोगों का नाम रिकमेंडेड रहता है पीएस के रूप में, ऑफिशियल ओएसडी के रूप में, और वो बैठक में चले जाते हैं। उन्हें 1-2 दिनों का इंतजार करना चाहिए। जब उनकी नोटिफिकेशन आ जाए तब उन्हें उस बैठक में जाना चाहिए। अब आप आसान भाषा में समझिए कि किसी भी सरकारी मीटिंग का प्रोटोकॉल क्या कहता है। प्रोटोकॉल यह कहता है कि बाहरी व्यक्ति को कोई मीटिंग में शामिल नहीं होना चाहिए। मंत्री की मौजूदगी में बाहरी व्यक्ति शामिल नहीं हो सकता। भीड़ के बीच समीक्षा बैठक नहीं की जा सकती। बाहरी व्यक्ति को शामिल करने का कोई प्रावधान नहीं है। अगर कोई शामिल हो भी जाता है तो उसकी अधिसूचना जारी होती है। मंत्रिमंडल या सचिवालय का आदेश जारी होता है। मंत्रिमंडल से खास व्यक्ति के नाम का नोटिफिकेशन जारी होता है और ये पब्लिक रिलेशन के सिद्धांतों के विपरीत है। अधिकृत व्यक्ति ही बैठक में शामिल हो सकता है और इस तरह की बातें दोबारा ना हो, इसके लिए जरूरी है कि एक एडवाइजरी जारी की जाए। मुख्यमंत्री को एक एडवाइजरी जारी कर देनी चाहिए, अब तक हो जाना चाहिए था। क्या सत्ता से हनक बढ़ जाती है और क्या सत्ता की बदौलत गुंडागर्दी जायज है? हम ये सवाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कटिहार उसी हनक की तस्वीर कटिहार से सामने आई है। देखिए, सुन लीजिए अधिकारी लोग, ये सरकार जनता की सरकार है, गुंडागर्दी नहीं करने लगे। कोई भी जनता यहाँ बैठा है, आप सर्वे करा लीजिए। जल करना अगर किया होगा तो मैं समाज जीवन से संन्यास ले लूंगा। मंच पर जो शख्स हनक दिखा रहा है वो नीरज यादव है। नीरज यादव कटिहार के बरारी से आरजेडी का पूर्व विधायक है। तस्वीरें कटिहार की हैं, जहां जन सुशासन शिविर लगा था। इसी शिविर में नीरज यादव ने वहां मौजूद डीडीसी अरुण ठाकुर को भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए फजीहत कर दिया। वंदना देवी पति किशोर मंडल, वंदना देवी है, वंदना देवी सुन लीजिए अधिकारी लोग, ये सरकार जनता की सरकार है, गुंडागर्दी नहीं करने लगे। जो लोग कोई बता दे 22 पंचायत में, कोई भी जनता यहाँ बैठा है, आप सर्वे करा लीजिए। जल करना अगर किया होगा तो मैं समाज जीवन से संन्यास ले लूंगा। नहीं पीना है वो, आप होटल की बात करते हैं, मैं तो कह रहा हूँ पानी ही नहीं पिया है, पानी ही नहीं पिया है लोगों ने। ये आकर ये लूट हुआ है बरारी में जल जल योजना में लूट हुआ है, वो इम्प्लीमेंट है। खुले शिविर मंच से ही नीरज यादव के आरोपों का जवाब डीडीसी ने भी उसी अंदाज में दिया। उसके लिए नहीं है, आपको अगर हमारे विरुद्ध में कंप्लेन करना है तो प्रॉपरली कीजिए। अभी एमपी साहब भी है, जिलाधिकारी है, और जहाँ भी आपको कंप्लेन करना है। ये शिविर दूसरे उद्देश्य से लिखा हुआ है। आपको पीएचडी के लिए कोई कंप्लेन है, उसी के लिए व्यवस्था किया गया है।
हैरानी की बात है कि इस बैठक में जेडीयू के सांसद दुलाल चंद्र गोस्वामी और जेडीयू के बरारी के वर्तमान विधायक विजय सिंह भी मौजूद थे। हंगामा होता रहा, लेकिन जेडीयू के सांसद और विधायक खामोश बैठे रहे, जबकि आरजेडी नेता लगातार नल जल योजना पर सवाल उठाता रहा। सवाल है कि ऐसी क्या मजबूरी है कि आरजेडी के पूर्व विधायक के सामने जेडीयू के सांसद और विधायक की बोलती बंद है। न्यूज़ 18 के लिए कटिहार से सुब्रत गुहा की रिपोर्ट। सुन लीजिए अधिकारी लोग, ये सरकार जनता की सरकार है, गुंडागर्दी नहीं करने देंगे। कई बार तो ऐसा लग रहा था कि प्रशासनिक अधिकारी को आरजेडी के पूर्व विधायक नहीं सुना रहे थे, बल्कि सुना रहे थे सांसद महोदय को, जेडीयू के सांसद हैं, कि भाई योजना तो आप ही के नीतीश कुमार की योजना है। खबर समझिए कि नल जल योजना नीतीश की महत्वाकांक्षी योजना, और योजना का मकसद है कि बिहार के सभी शहरी और ग्रामीण इलाकों में साफ पानी मिले। नीतीश सरकार ने सितंबर 2016 में इस योजना की शुरुआत की थी। आरजेडी के पूर्व विधायक ने नल जल योजना पर सवाल खड़ा किया। जेडीयू सांसद और विधायकों की मौजूदगी में ये प्रश्न पूछे गए थे। योजना में भ्रष्टाचार का सीधा आरोप लगाया गया। सवाल है कि इतने आरोपों के बाद जेडीयू सांसद और विधायक चुप क्यों थे? क्या आरजेडी की सियासी ताकत जेडीयू को रोक रही है? और अगर वाकई भ्रष्टाचार हुआ तो क्या अधिकारियों पर कार्रवाई होगी? ये भी जवाब देना चाहिए। झारखंड की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई, क्योंकि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले पर निर्वाचन आयोग कभी भी फैसला सुना सकता है, और फैसला सत्ता पक्ष के खिलाफ आया तो संभावित हालात से निपटने के लिए गठबंधन ने कमर कस ली है। झारखंड में कुछ बड़ा होने वाला है। दिल्ली से लेकर रांची में तेज हो रही हलचल ऐसा ही संकेत दे रही है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर निर्वाचन आयोग की सुनवाई हो गई है, पर फैसला कब और क्या आएगा ये कोई नहीं जानता। यही वजह है कि सत्ता पक्ष हर हालात का सामना करने की तैयारी में जुट गया है। रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का सहयोगी दलों की बैठक बुलाना इसी तैयारी की कड़ी माना जा रहा है, पर जेएमएम का दावा है कि सरकार पूरी तरह सुरक्षित है। और इस तरह से विधायकों को लेकर बहुत तरह का प्रलोभन दिया जाता है, डराया धमकाया जाता है। इसके लिए ये एहतियात के तौर पर किया जा रहा है। सरकार को कोई खतरा नहीं है, सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी, आगे भी आएगी। जेएमएम ने कमर कस ली है तो कांग्रेस ने भी पार्टी विधायकों को हर हाल में रांची में ही रहने को कहा है, साथ ही बिना किसी सूचना के रांची से बाहर नहीं जाने और बुलाने पर 4 घंटे के अंदर हाजिर होने का भी फरमान जारी किया गया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर और विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने नई दिल्ली में पार्टी आलाकमान को झारखंड के ताजा राजनीतिक हालात से अवगत कराया और गठबंधन की एकजुटता का दावा भी किया। आशा में आप पूछ रहे हैं, वैसा अल्टीमेटम नहीं कि हम इन लोगों को बोले कि जब भी हम चाहेंगे तो अगर जरूरत पड़े तो आप लोग हमसे संपर्क कीजिएगा, और जब जरूरत पड़ेगा रांची में तो आपको आना पड़ेगा। बस इतना ही बात हुई थी। हर महीने 2 महीने में मुख्यमंत्री जी के साथ पूरे महागठबंधन के विधायकों की बैठक होती रहेगी। पहले जो भी हुआ कोरोना की वजह से भी बहुत सारी चीजें नहीं हुई थी। अब हम लोग प्रयासरत हैं कि महागठबंधन बिल्कुल एकजुट होकर के काम करे। जेएमएम और कांग्रेस में चल रही हलचल पर बीजेपी की भी पैनी निगाह है और पार्टी ने दावा भी किया है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कुर्सी जानी बिल्कुल तय है। इस सरकार का जाना तय है। ये सरकार जो झारखंड के इतिहास की सबसे भ्रष्ट और सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार करने वाली सरकार थी, इसका अंत बहुत निकट है। झारखंड की राजनीति में अगले 10 दिन निर्णायक होने वाले हैं। इन्हीं 10 दिनों में सीएम पर निर्वाचन आयोग का भी फैसला आएगा, तो इसी दौरान स्पीकर ट्रिब्यूनल में दल बदल से जुड़े मामले पर सुनवाई भी होनी है। ऐसे में सबकी निगाहें झारखंड की राजनीतिक गतिविधियों पर टिकी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। खबर समझिए, हेमंत सोरेन पर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला है। हेमंत पर लाभ का पद लेने और भारतीय जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 का उल्लंघन का आरोप है। चुनाव आयोग अगर हेमंत के खिलाफ फैसला लेता है तो झारखंड में बड़ी फेरबदल हो सकती है। चुनाव आयोग से मंतव्य मिलते ही राजभवन कोई चौंकाने वाला फैसला ले सकता है। राज्य से लेकर देश तक की नजरें आने वाले इस निर्णय पर टिकी हैं। अब आप समझिए कि लाभ का पद या फिर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होता क्या है। संविधान के अनुच्छेद 102(1)(1) कहता है कि कोई भी सांसद या विधायक ऐसे किसी पद पर नहीं हो सकते जहां वेतन
भत्ते या प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से किसी दूसरी तरह के फायदे मिलते हों। इसके अलावा भारतीय जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत सांसदों और विधायकों को किसी दूसरे मद से लाभ या फिर अन्य पद लेने की सख्त मनाही है। बढ़ते हैं आगे, कृष्ण जन्माष्टमी की बात करते हैं। देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है। हर तरफ कान्हा की भक्ति में लोग लीन हैं। रांची के इस्कॉन मंदिर में हजारों की संख्या मौजूद है और राधा कृष्ण के परिधान में सिर्फ नृत्य हो रहा है। इस्कॉन के 2 साल कोविड की वजह से इस्कॉन में कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं हो पाया था और अब लोग भगवान के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। तो जन्माष्टमी का जो उत्सव है ये हम सबके जीवन में भगवत चेतना को बढ़ाने का दिवस है। जितना हम भगवान के करीब रहेंगे उतना हमारा मन शांत रहेगा और दुख से दूर रहेगा। तो इसीलिए प्रभु को हमें जीवन में उतारना है और जन्माष्टमी उत्सव है कि हमें अपनी चेतना, प्रभु चेतना को बढ़ाना। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के जामनगर के ग्रीन जियोलॉजिकल रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर के खिलाफ दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। जामनगर का ये जियोलॉजिकल रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर रिलायंस इंडस्ट्रीज की मदद से बन रहा और इसके खिलाफ याचिका कन्हैया कुमार ने दाखिल की थी, जिसमें उसने जामनगर में निजी चिड़ियाघर खोलने का आरोप लगाया था। इस मामले में कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि ग्रीन जियोलॉजिकल रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर एक चिड़ियाघर और पंजीकृत रेस्क्यू सेंटर है। उन्हें विदेश से जानवरों को लाकर यहां रखने की अनुमति देने में केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने किसी तरह की कोई कानूनी गलती नहीं की है। मामले में आदेश देने के दौरान कोर्ट ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता खुद भी इस फील्ड के विशेषज्ञ नहीं हैं और उन्होंने सिर्फ न्यूज रिपोर्ट के आधार पर याचिका दायर कर दी और ये न्यूज रिपोर्ट भी किसी विशेषज्ञ ने तैयार नहीं की है। सभी तथ्यों को देखते हुए ये नहीं कहा जा सकता है कि इसमें किसी तरह का गैर कानूनी काम हुआ है। खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए।